पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरे ट्यूब के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने कैथोड के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कैथोड 3 भागों से बना होता है, जिसमें सबसे पहले कनेक्टिंग वायर, फिलामेंट और फोकसिंग कप था। उसके अलावा फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन किस तरह से होता है, जिसे हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया था। फिलामेंट के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लिया था। फिलामेंट का फोकसिंग कप में ओरिएंटेशन क्या था, जो मैंने आपको बताए थे, 2 ओरिएंटेशन बताए थे, साइड बाई साइड अरेंजमेंट एंड वन अबोव द अदर अरेंजमेंट बताया था मैंने आपको, वो दोनों अरेंजमेंट भी पढ़ लिए थे। अब अपना एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है वेपोराइजेशन ऑफ फिलामेंट। जिसका क्या नाम है? वेपोराइजेशन ऑफ फिलामेंट। मैंने आपको बताया था फिलामेंट टंगस्टन या टंगस्टन एलॉय का बना हुआ होता है, जिसका डायमीटर मैंने आपको बताया था 0.2 मिलीमीटर। अगर ये फिलामेंट टंगस्टन का वायर है तो इसका डायमीटर कितना होगा? 0.2 मिलीमीटर डायमीटर, यानी बहुत ही पतला वायर होता है। और इसको एक स्पाइरल या कुंडली के रूप में इसको लपेटा हुआ होता है। ये क्या होता है? ये टंगस्टन फिलामेंट बहुत ही पतला होता है। इस टंगस्टन फिलामेंट को अनावश्यक रूप से आपको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए ज्यादा देर तक। मतलब जब एक्सरे आप एक्सपोज नहीं ले रहे हो उस समय भी आप इसको अगर गर्म करते जा रहे हो तो उससे क्या होगा? आपको पता है हर पदार्थ हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ अमाउंट में वेपोराइज होता रहता है, वाष्पीकृत होता रहता है। तो फिलामेंट को अगर टंगस्टन का बना है, इसका वेपोराइजेशन कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वेपोराइजेशन इसका होता ही है। तो अगर हम इसको अनावश्यक गर्म करेंगे तो ये क्या होगा? फिलामेंट जो टंगस्टन मेटल है इससे वेपोराइज होगी, वाष्पीकृत होगी, जिससे ये फिलामेंट की थिकनेस होगी ये बहुत कम हो जाएगी। फिलामेंट एकदम से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और इससे ब्रेक होने की संभावना हो जाती है। तो फिलामेंट को कभी भी अनावश्यक गर्म नहीं करना चाहिए। इससे बचने के लिए क्या होता है? जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आती है, एक्सरे मशीन या एक्सरे सर्किट आते हैं, उन एक्सरे सर्किट के अंदर एक स्पेशल सर्किट इंट्रोड्यूस किया गया होता है। उसमें उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट। ये क्या होता है? ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट। ये फिलामेंट के साथ एक सर्किट अटैच कर देते हैं। इस सर्किट का काम क्या होता है? इस सर्किट का काम होता है कि जब एक्सरे मशीन को ऑन करते हैं, जब हमने एक्सरे मशीन को क्या किया? मशीन को ऑन किया है और कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा होता, हमने मेन स्विच से मशीन को ऑन कर दिया है। हमने क्या किया है? मेन स्विच से मशीन को ऑन किया है, लेकिन अभी कोई भी एक्सपोजर नहीं बनाया जा रहा, नहीं किया जा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ये सर्किट इस एक्सरे फिलामेंट को एक लो वैल्यू, जिसको लगभग क्या होती है 5 मिली एम्पियर की होती है, इस करंट से क्या करता है? इसको ये गर्म करता है, हीट करता है। इससे ये सर्किट इस कंडीशन में इसको एक लो करंट से गर्म करता है, हीट करता है, जिससे क्या होता है अपन इस लो करंट या इसको क्या कहते हैं? स्टैंड बाई करंट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? स्टैंड बाई करंट। मतलब इसको एक्सपोजर के लिए तैयार रखता है। इतना ज्यादा करंट भी नहीं देते कि बहुत ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। एक लो अमाउंट की जो करंट होती है उससे क्या करता है? इसको गर्म करता है, जैसे स्टैंड बाई करंट बोलते हैं। जैसे मोबाइल स्क्रीन नहीं होती क्या? मोबाइल अपन जो ऑन करते हैं तो उसकी डिस्प्ले की लाइट चली जाती है, लेकिन मोबाइल ऑन कंडीशन में रहता है, उसे स्टैंड बाई मोड कहते हैं। वैसे एक स्टैंड बाई करंट होता है, जिससे क्या होता है? ये सर्किट इस फिलामेंट को गर्म किए रहता है। और जब आपको एक बड़ा एक्सपोजर या एक लार्ज एक्सपोजर चाहिए होता है, और आप जैसे इसका बटन स्विच ऑन करते, बटन दबाते हो एक्सपोजर के लिए, उससे पहले ये सर्किट क्या करता है? ये सर्किट इस फिलामेंट की करंट को, आपको जितना टेम्परेचर चाहिए उतनी अमाउंट में इसकी करंट को बढ़ा देता है, रेज कर देता है। इसकी वैल्यू को क्या कर देता है? रेज कर देता है। मान लो आपको फिलामेंट बढ़ाने के लिए आपको 3 एम्पियर या 5 एम्पियर 6 एम्पियर का करंट चाहिए था, तो उसके लिए क्या करता है? उतनी करंट को क्या करता है? इसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे ये फिलामेंट क्या हो जाता है? गर्म हो जाएगा, और इससे एक्सपोजर होगा तो उस अमाउंट में इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपका जो डिजायर्ड ट्यूब करंट होगा आपको मिल जाएगा, और उस ट्यूब करंट से आपको डिजायर्ड अमाउंट में एक्सरेज भी मिल जाएंगी। और जैसे ही आपका एक्सपोजर टर्मिनेट होता है, एक्सपोजर आपका टर्मिनेट होता है, बंद होता है, होते ही ये सर्किट क्या करता है? वापस इसके करंट को क्या करता है? स्टैंड बाई करंट पर ले आता है।
यानी ऑटोमेटिक फिलामेंट बूस्टिंग सर्किट क्या करता है, जब आपको एक्सपोजर चाहिए होता है उस समय ये आपके करंट की वैल्यू को बढ़ा देता है और एक्सपोजर टर्मिनेट होते ही वापस उसको स्टैंड बाय वैल्यू पर ले आता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो फिलामेंट होगा अनावश्यक गर्म नहीं होगा उसको, और उसका वेपोराइजेशन कम होगा। ये फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में जो टंगस्टन होगा वो वेपोराइज होगा। वो टंगस्टन क्या होता है, वो टंगस्टन जो एक्सरे ट्यूब के जो एनक्लोजर है इसके अंदर जो कुछ है, इन सब के ऊपर क्या होगा, एक थिन लेयर के रूप में एक थिन लेयर के रूप में इनके अंदर की सतह के ऊपर ये आकर जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टंगस्टन वेपोराइज हुआ, ये इसके ऊपर भी होगा, चारों तरफ जहां अंदर जो कुछ भी है सब के ऊपर एक जमा हो जाएगा, बॉक्सिंग कप के जैसे इस पे हो जाएगा सब जगह पर। तो ये क्या करता है, ये ग्लास वाल की अंदर की सतह पर एक बहुत ही पतली लेयर, एक्सट्रीमली थिन लेयर बनाता है। ये टंगस्टन क्या होता है, बहुत ही पतली लेयर के रूप में इसके अंदर की सतह के ऊपर आकर जमा हो जाता है, ये होता है। और इस टंगस्टन लेयर के कारण ये क्या होता है, आपकी एक्सरे ट्यूब होती है, इस एक्सरे ट्यूब को एक कलर प्रोवाइड करती है, ये जो लेयर होती है कलर। और जैसे जैसे आपकी एक्सरे ट्यूब पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे इसके कारण जो कलर होगा वो कलर डीपर यानी गहरा होता चला जाएगा, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। और पुरानी एक्सरे जो ट्यूब होती है उसको आप ब्रोंज कलर, जो आपका कांसे जैसा कलर होता है ब्रोंज कलर होता है, या होता है सनबर्न बोलते हैं इसको, सूरज की रोशनी में अपन जल जाते हैं तो उसके कारण जो तांबई कलर होता है वैसा कलर इसका हो जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक्सरे ट्यूब बहुत ज्यादा पुरानी है या कम पुरानी है, उसके ये पता चलता है। इसके अलावा जो एक्सरे ट्यूब के अंदर की सतह पर जो ये टंगस्टन की लेयर जमा हुई है, ये एक्सरे ट्यूब पर दो इफेक्ट डालती है। ये क्या करती है, दो इफेक्ट डालती है। पहला इफेक्ट क्या करती है, इट फिल्टर्स एक्सरे बीम। ये क्या करती है, एक्सरे बीम को फिल्टर करती है। कैसे करती है, यहां पर एक्सरे इस एग्जिट पोर्ट से यहां से बाहर आ रही है, यहां पर टंगस्टन जो मेटल है इसके एटम्स आकर जमा हो गए, तो ये एटम क्या करते हैं, ये एक्सरे बीम को फिल्टर करने का काम करते हैं। कैसे, लो एनर्जी एक्सरे बीम को ये रोक लेंगे, हाई एनर्जी एक्सरे बीम को अपने अंदर से पार जाने देंगे। हाई एनर्जी एक्सरे बीम को ये अपने अंदर से बाहर जाने देंगे, जिससे क्या होगा, एक्सरे बीम की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों परिवर्तित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्वालिटी कैसे परिवर्तित हो जाएगी, आपकी एक्सरे बीम की माध्य एनर्जी या मीन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लो एनर्जी के एक्सरे फोटोन है वो तो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बचेंगे सारे हाई एनर्जी के। अब उनको आप जो ऐड करके उनका एवरेज निकालोगे तो आपकी मीन एनर्जी बढ़ जाएगी। और क्वांटिटी कैसे प्रभावित होगी, आपकी एक्सरे बीम में से कुछ फोटोन गायब हो गए तो उससे क्या होगा, क्वांटिटी भी एक्सरे फोटोन की क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। तो पहला इफेक्ट क्या करती है, ये जो टंगस्टन लेयर होती है ये एक्सरे बीम को फिल्टर करने का काम करती है। दूसरा, इलेक्ट्रोड्स और जो ग्लास एनवेलोप है इसके बीच में क्या होता है, इस लेयर के ऊपर जो मेटल आ जाती है तो इस मेटल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड और ग्लास वाल के बीच में आर्किंग यानी इलेक्ट्रॉन मान लो यहां से सीधा जाना था इसको एनोड पर, लेकिन सीधा इधर आ गया या इधर चला गया, इस अट्रैक्ट हो गया इधर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है यहां पर 50,000 से लेके 1,25,000 1.5 लाख वोल्टेज तक का वोल्टेज डिफरेंस होता है एनोड और कैथोड के बीच में। तो इतने के बीच में, तो यहां पर अगर तो इसको अगर 0 वोल्ट माने और यहां पर 75 किलो वोल्ट दिया, 75,000 वोल्ट दिया है, तो भी इनके बीच में कितना वोल्टेज हो गया, 75 किलो वोल्ट का डिफरेंस हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई अट्रैक्ट होके अपनी डायरेक्शन चेंज करके अगर वो ग्लास वाल की तरफ चला गया तो इसे पंक्चर करता हुआ इसे पार निकल जाएगा। तो ग्लास उससे क्या हो सकती है, पंक्चर हो सकती है, जिससे एक्सरे ट्यूब की एज या लाइफ खत्म कम हो जाएगी उससे। तो दूसरा इफेक्ट क्या होता है, आर्किंग बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड ग्लास वाल।
ग्लास वाल और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में आर्किंग की संभावना बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ग्लास वाल की तरफ अट्रैक्ट होकर पार निकल जाएगा, ट्यूब पंक्चर हो जाएगी, वैक्यूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ट्यूब की एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ट्यूब कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये वेपोराइजेशन के इफेक्ट है। तो इससे बचाने के लिए आप क्या करोगे, इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब की जो ग्लास एनवलप है उसकी जगह इसका एनवलप किसका बना लेते हैं, मेटल का बना लेते हैं, मेटल का बना लेंगे। और इसकी जो आउटर सरफेस है इसकी हम कर देंगे ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर भूल के भी इधर आएगा तो सीधा कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। तो इसीलिए जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है उनका एनवलप किसका बना होता है, मेटल का भी बनाया जाता है, बना होता है। तो ये वेपोराइजेशन ऑफ फिलामेंट कंप्लीट है।